देखो एक अनाउंसमेंट बन के रह जानी है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह अज इस एक्ट नूं, इस बिल नूं विरोधी पार्टी ने भी हाउस दे विच विरोधी धिर ने भी नुसराया, और मेरा ख्याल तुसीं पिंडां 'च शहरां 'च किते भी जाके चले जाओ, लोगों के जिहड़े लोग इस गल तो अवेयर ने, जां जिहड़े लोग इस गल तो जाणू हो चुके हैं, वो कहते जी ये चीज़ बहुत पहलों होनी चाहिए सी। ठीक है, स्टाफ की कमी है, वो भी डिप्टी सीएम ने उत्थे गल कीती है। लोगों की आस पूरी ना होई तो फिर लोग तो तुहानूं कर्ज करनगे ना भी तुसीं लिया ते आंदा कानून पर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। कानून जो बनया, जो सिस्टम बनाया है वो लागू होगा और लोगों को सुख सहूलत मिलूगी। और ये जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं ना, जिस तरह जाखड़ साहब ने कहा भी बादल साहब ने कहा भी उन्होंने फिक्र करने की लोड़ नहीं, कैप्टन साहब नूं असीं हैगे हैं, असीं हैगे हैं, ਅਸੀਂ लागू करांगे जे ਅਸੀਂ इस बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, और ਇਹਨੂੰ लागू भी करांगे। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ भी देवांगे। बिरसा जी लागू तो अगली सरकार करूगी। मैं सरकार यही कह रहा भी सरकार भी ਅਸੀਂ बना रहे हैं। चलो लोग दसणगे, तुसीं बनाना चाहते तो सुखबीर जी 25 साल की गल करी जांदे, देखो लोग की फैसला दिंदे जो पंजाब लोकां दा विधान सभा दे विच सवाल पुछण दा राह बनदा है। बादल साहब नूं जवाब देना चाहिए सी। He should have had the courage to answer these questions। अज गोबिंदपुरा या लैंड एक्विजिशन जमींदारी की तुसीं गल कर रहे हो, एक पासे जमींदारां दा पक्ष रख रहे हो, जमींदारां दी जमीन एक्विजिशन हो रही है धक्के नाल, फॉर वट परपज? एक प्राइवेट कंपनी नूं कई हफ्तियां तो कई महीनों तो इशू चल रहा है। बादल साहब फुली अवेयर, उन्होंने एक एक पिंड उन्होंने नेड़े लगते, उन्होंने एक एक पिंड का पता है, उत्थे एक एक बंदे का पता भी किन्ने। जाखड़ साहब हो सकता है 2 दिन बाद जो दोबारा सैशन आना वो दिन शायद जवाब दे देंगे। नहीं जी, उन्होंने मैं पूछा सीगा, मैं क्या तुसीं अश्योर कर दो भी 8 तरीक नूं जवाब दोगे? वो फिर चुप हो गए। अज तक रौला तो आई है भी असीं पुछीए किनूं, एडे वड्डे सीनियर बंदे नूं, ही इज सच ए सीनियर लीडर ऑफ माई फादरस एज, उन्होंने कुलीग रहे आ, कहना टेल हिम अगेन भी मैनूं जवाब तो दो। सो आई कुड आस्क ओनली स्पीकर साहब, मैं स्पीकर साहब इन्हां तो आश्योरेंस दा लै दिओ भी 8 नूं जवाब दे देणगे। He didn't even kind of took cognizance of the matter। पिछले 4.5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ जो इस गवर्नमेंट ने पंजाब के लोगों लिए, चाहे वो पावर सैक्टर है, चाहे एजुकेशन सैक्टर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आ जिहड़ा राइट टू सर्विस एक्ट है, इन्ने इतिहासक जिहड़े काम कीते ने और लोग उहदी सराहना भी करते हैं। और हाउस के विचों असीं कदे भज्जे नहीं। पिछे भी बहस की सी, कैप्टन साहब आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहस की मंग करते रहे, लड़ते रहे, तो जो वारी आई तो एक लिखिया होया पढ़ के अंग्रेजी च 5 मिनट बाहर चले गए। बहस करो, बहस करने तैयार हैं, बैठे हैं, हर मुद्दे का, हर मसले का जो लगी है सारा पता लग ही जाना। मैम थोड़ा इस डिस्कशन हिस्सा लेने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। The politics of Punjab and the nearby states is plagued not only by the democracy issues but also those of lacking financial transparency. These were some of the concerns expressed by members of 2 organizations working on electoral and political reforms in the country for over a decade. Here is a report. Punjab Election Watch and Association for Democratic Reforms have been working for electoral and political reforms in the country for the last 10 years. Addressing a press conference in Chandigarh on Thursday, its members said, based on their study, Punjab's political parties needed to promote internal democracy so that only deserving candidates with a clean image were allotted tickets for the ensuing assembly elections. In addition, founder member of Association for Democratic Reforms, Professor Jagdeep Chokar said political parties should also have financial transparency. हर एक पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और वो इंटरनल डेमोक्रेसी जब तक नहीं होगी तब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो सुपरफिशियल ही रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, वो 2011 की फिगर है, और इन्हीं मिनिस्टरों ने जो अपने एसेट 2009 के लोकसभा इलेक्शन में डिक्लेयर किए थे वो इन्फॉर्मेशन ली, तो पता लगा कि ऑन एन एवरेज मिनिस्टरों के एसेट्स जो हैं वो कम से कम 3 गुना हो गए हैं। जो मिनिस्टरों की पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न है उनको देखें और ये पता लगाएं कि उनमें इनकम टैक्स रिटर्न में ये इनकम डिक्लेयर की गई है कि नहीं की गई है। Expressing deep regret over the way tickets were allotted, Professor Chokar said the candidate should not be chosen on the whims and fancy of the High Command alone. जिसको टिकट मिलता है, किसको टिकट मिलना चाहिए,
ये भी डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला होना चाहिए। ये हाई कमांड को एक कमरे में बैठ के 2, 4, 6 आदमियों को या एक आदमी या एक औरत को बैठ के ये फैसला करें, ये मुनासिब नहीं है। Jaskirat Singh, coordinator of Punjab Election Watch, said all the political parties in Punjab gave tickets to candidates with criminal records. Professor Chokur also expressed concern over fewer women in mainstream politics, saying Punjab had only 7 women MLAs. पंजाब में औरतों को टिकट ही कम मिलते हैं और इसलिए फिर वो एमएलए भी कम बनती हैं। ये एक बहुत दुख की बात है और बहुत गलत सी बात है, क्योंकि जो पंजाब में बात वैसे भी अखबारों में अक्सर निकलती है कि फीमेल फर्टिसाइड होता है, अगर लड़की हो तो उसमें अबॉर्शन करवा दिया जाता है, वो भी एक बहुत सोसाइटी के तौर पे अफसोस की बात है। For Kirandeep and camera person Akhil Manuja in Chandigarh, this is Ritu Ghai, Day and Night News. To discuss this, we have in our studios Jaskirat Singh, coordinator of Punjab Election Watch, Professor Muhammad Khalid, associate professor in Punjab University's Political Science Department, and Dharamveer, Haryana State Election Commissioner and former Chief Secretary. Welcome to the discussion. Jaskirat, your organizations have pointed out the use and misuse of money power in the elections. इसको कैसे prevent कर सकते हैं? देखो, प्रिवेंशन के लिए पॉलिटिकल पार्टी को अपील तो करते रहे हैं, लेकिन अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई चेक्स होने चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ब्रिंगिंग इन, एंड इलेक्शन कमीशन ने बहुत विजिलेंट पिछले 5 स्टेट्स में इलेक्शन में बहुत ज़्यादा विजिलेंस बढ़ाई है और लोगों का सपोर्ट बहुत मिला है। होपफुली पंजाब में भी ऐसा होगा, तो दैट इज वन वे टू डू इट। जैसे तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ने शायद 60 करोड़ कैश वहां से मतलब डिटेक्ट किया था जी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ज्यादा विजिलेंट हो तो उसका कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? बहुत फर्क पड़ेगा। 60 करोड़ जो उन्होंने पकड़ा वो खैर उनके पास पड़ा है, अभी तक कोई क्लेम नहीं किया किसी ने अभी तक, और 60 करोड़ को पकड़ने से शायद उससे 100 गुना जो है एंटर होने में स्टेट से ब्लैक मनी जो है रुक गई। उस ब्लैक मनी को मिसयूज होना था, यहाँ पे भी होता रहा है, सबको पता है। तो अगर वैसे ही वो करते हैं और उससे अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हैव अ बेटर इलेक्शन। धर्मवीर जी, विद योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास वेयर विद ऑल है ऐसे रॉन्ग डूइंग्स को चेक करने के लिए? देखिए, उनके पास अपना तो वेयर विद ऑल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, वो सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर ही डिपेंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इस्तेमाल करते हैं या दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करती हैं इलेक्शन? नहीं, ये करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन है। जब इलेक्शन होते हैं तभी ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जी। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं, कुछ दूसरे और ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक कैसे इसको कल्चर बनाया जा सके और काम करने की प्रणाली में पॉलिटिकल पार्टीज के काम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी हो, जैसे कि कंपनीज एक्ट में होती हैं, कितने डोनेशंस आए, कहाँ से आए, तो ये सब ओपन होने चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि कितना पैसा किस पार्टी को कौन दे रहा है, ताकि अगर ऐसे हो तो बाद में पता भी लग जाएगा कि अगर कोई क्विड प्रो को हुआ है तो जी हाँ, उसका डिटेल्स पता लग जाएंगे। बिल्कुल पता लगेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट किसी कंपनी की बनती है, किसी सोसाइटी की बनती है, तो उसमें ये प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट में। इसी तरह से सोसाइटीज एक्ट में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, जैसे स्टेट स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, उसमें बाकायदा ऑडिट होता है, तो इनका भी ऑडिट होना चाहिए और तो थ्रू चेक लेना चाहिए इनको, और बहुत ज्यादा कैश। और दूसरी बात यह कि हमें इसको बाय रूल एंड एक्ट इसमें प्रोविजन करनी चाहिए। अब बहुत देशों में ओपनली पैसा लेते हैं, चेक से लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। वेरी सैड। धर्मवीर जी, एक और इशू जो आज रेज किया इन ऑर्गेनाइजेशंस ने वो है कि जो कैंडिडेट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। पंजाब का इन्होंने एग्जाम्पल दिया और यही शायद बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा कि 56 कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे और जो जीते हैं उनमें से 18 के खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस थे। इसका क्या आंसर है? देखिए, ये पहले भी इशू उठा, बहुत दफा ये इशू डिस्कस होता रहा है, बहुत इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सर्कल्स, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं बन पाया।
इस पे कोई एक आम राय नहीं बन पाई। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस बन जाते हैं, कुछ लेकिन आपका मानना है कि जिनके ऊपर चार्जशीट दायर है उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो संगीन चार्जेस है, जैसे करप्शन के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, या कोई ऐसा चार्ज है जिसको हम हीनियस क्राइम कह सकते हैं, 8-10 ऐसे क्राइम हैं जिनको हीनियस क्राइम कहा जाता है। But then are you not presuming that somebody who's been charge sheeted is also guilty? No, he is presumed to be guilty. I mean, it's a one step forward for administration of justice. So once charge sheet has been framed, challan has been framed, charges have been framed, I think such candidates who are facing severe criminal heinous crime, they should be debarred. Professor Mahant, what is your view on this? Would this not be preempting the fact that the presumption that a person is actually guilty? एक्चुअली इसमें ओपिनियन जो है डिवाइडेड है थ्रू आउट द कंट्री, बहुत डिबेट इसके बारे में हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्राइम्स हैं, जैसे इन्होंने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या जो विरोधी लोग होते हैं दे ट्राई टू इन्वॉल्व द पीपल, जो उनको पता है कि ये मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि दीज आर ओनली द चार्जेस, दे हैव नॉट बीन प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि जो भी जिसके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल चार्जशीट है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मेरा ये मानना है, क्योंकि उसने आज नहीं तो कल पॉलिटिकल स्पेस को विशिएट करना ही करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है। इट मीन्स उसका जो इंटेंट है वो क्रिमिनल रहा है कहीं ना। So you agree with I agree with that कि they should not be allowed to. एक और इशू है कि in Punjab, for example, very few women candidates were given tickets, and today we have only 7 MLAs out of 117. तो women representation house में बढ़ाने के लिए क्या करने की जरूरत है? Women representation जो है ना जी, एक तो ये 33% जो रिजर्वेशन है, अगर ये पास कर देती है पार्लियामेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही नहीं चाहती बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व्ड, उनको पता है कि कल को रोटेशन हो जाएगी, हम बाहर हो जाएंगे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज पर से तो ये बात क्लेम करती है हर पॉलिटिकल पार्टी कि हाँ होना चाहिए, लेकिन जब हाउस में जाते हैं वहां पर वोटिंग की या तो बाय रूल आप मानते हैं कि 30% रिजर्वेशन कर देनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जसकीरत, क्या आप इसके फेवर में हैं? बिल्कुल है जी, विमेन मस्ट बी गिवन देयर ड्यू बिकॉज दे आर। जी, आपका क्या विचार है? नहीं, विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो 33% है एक नंबर बहुत लोग ज्यादा मानते हैं। मैं ये समझता हूं कि जहां पर 10% भी विमेन नहीं आ रही हैं, तो क्या इस पे 25% किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल मींस के विद इन द रिजर्वेशन यू हैव द नंबर ऑफ सीट्स गोइंग टू विमेन। जी। दूसरी बात यह है जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट है जी, तो इसमें भी इक्वल जेंडर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हमें अगर कानून बनने में देर है तो एक पार्टी में प्रोटोकॉल होना चाहिए कि इतने कैंडिडेट्स वो खड़े करेंगे, पार्टीज में प्रोटोकॉल होना चाहिए। जी। एक और इशू है धर्मवीर जी, एक और इशू है कि नाउ यूथ अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट, लेकिन आपको लगता है कि एनफ यूथ आर गेटिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबलीज? देखिए, मेरा जो भी परसेप्शन है वो ये है कि एवरेज एज ऑफ लेजिस्लेटर हैज गॉन डाउन। I can't measure in terms of years right now. So already एक पॉजिटिव स्टेप में मूवमेंट है। Absolutely.